गुजरात में 1 दिसंबर से होने वाले पहले दौर के चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। खास बात यह है कि संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से हटाए गए नितिन गडकरी भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। एक नजर डालते हैं कुछ बड़े चेहरों पर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर सब सुपरस्टार प्रचारक होंगे गुजरात में, और जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं बीजेपी के, अमित शाह गृह मंत्री, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात में होंगे, CR पाटिल हैं अध्यक्ष गुजरात बीजेपी के, वो भी स्टार प्रचारकों में शामिल होंगे। दूसरे राज्यों से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, वो यूपी के वो हैं स्टार प्रचारक। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। इसके अलावा विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, नितिन पटेल पूर्व उप मुख्यमंत्री गुजरात, स्मृति ईरानी भी होंगे, केंद्रीय मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी केंद्रीय मंत्री हैं, मनसुख मांडविया, ये भी तीनों केंद्रीय मंत्री भी यहाँ चुनाव स्टार प्रचारक होंगे। पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं और अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री, ये तीनों भी स्टार प्रचारक होंगे। इसके अलावा मनोज तिवारी सांसद, रवि किशन सांसद, दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद, ये तीनों भी स्टार प्रचारक हैं। हेमा मालिनी, परेश रावल और अभिनेता के तौर पर ये दोनों भी स्टार प्रचारकों में शामिल होंगे। और इन सब के बीच राजस्थान कांग्रेस में घमासान जारी है। इस बार पायलट ने नहीं बल्कि गहलोत के वफादार हरीश चौधरी ने मोर्चा खोला है। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को लेकर नाराजगी जताई है। ओबीसी कोटे से पूर्व सैनिकों को आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण ओबीसी कोटा को कमजोर कर रहा है, इसे ओबीसी कोटा से अलग किया जाना चाहिए, लेकिन फिर इसे कैबिनेट में टाल दिया गया। हरीश चौधरी ने कहा कि उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री से सवाल किया कि ऐसा क्यों किया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता हर्षा कुमार सिंह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हरीश चौधरी ने जो मुद्दा उठाया है ओबीसी रिजर्वेशन का, कहीं वो मुख्यमंत्री की गले की फांस न बन जाए। मेरे साथ हैं हरीश जी। हरीश जी, जो ओबीसी रिजर्वेशन में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, बड़ी सिंपली आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो 12% रिजर्वेशन है फॉर एक्स सर्विसमैन, वो उसका भार ओबीसी में कैसे पड़ रहा है और युवा कैसे छूट रहे हैं इस मौके से? महिला आरक्षण के तर्क पर ओबीसी में एनबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूसी, इन सब में एक्स सर्विसमैन का आरक्षण होना चाहिए। वर्टिकल हर वर्ग के अंदर जो आरक्षण के अंदर प्रावधान बना हुआ है वो ये रहा है कि 12.5% एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों का अलग से मेरिट बनती है पहले, और फिर जो जिस वर्ग में उसमें ट्रांसफर कर लिया जाता है। और ज़्यादातर जो मेरिट बनता है वो ओबीसी में ही आ जाता है। ज़्यादातर जो मेरिट बन रहा है वो ओबीसी वर्ग के है। तो जो कोटा ओबीसी का 21% का है वो एक्स सर्विसमैन पूरे के पूरे उसमें आ जाते हैं। दूसरे वर्ग के जो एक्स सर्विसमैन है भूतपूर्व सैनिक है वो वंचित रह जाते हैं, तो उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, और ओबीसी के युवा है उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। अब आपने कहा है कि पहले तो आप कोशिश करेंगे कैबिनेट को समझाने की, एज मतलब मिनिस्टर्स को जाके मिलेंगे, और फिर आप एजिटेशन, मतलब ये एजिटेशन का रूप पकड़ सकता है, तो यानी कि आप एक अपने ही सरकार के खिलाफ एक एजिटेशन में शामिल हो जाएंगे? नहीं, डेमोक्रेसी को हमारे समझने में भूल और गलती। हम कोई भी इशू जिसमें हम सहमत हैं उसके में हम जो प्रक्रिया उसके तहत हम लोग उस मांग को पहुँचाई, जो निर्णय करने वाले उन लोगों तक वो मैंने पहुँचाई है। उन्होंने सहमति जाहिर की कि एजिटेशन हो चुका है, शुरू हो चुका है। हमने अप्रैल के अंदर बाड़मेर के समेत तमाम जिला स्तर के ऊपर हमने ये आंदोलन किया। फिर दूसरे और तूल पकड़ेगा ये अब? हाँ बिल्कुल जायज़ है। मैं नेहरू का अनुयायी, राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं, उनका साफ संदेश है डरो नहीं, अगर आप सही हो तो डरो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हरीश चौधरी जो अब मुख्यमंत्री के साथ सहमत नहीं है, जैसे उन्होंने कहा वो किसी कैंप के नहीं है, लेकिन अब मुख्यमंत्री और उनके बीच में असहमति जो है, असहमति वो साफ है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
तो गहलोत की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं राजस्थान में। और कांग्रेस के विधायक और पायलट कैंप के मुकेश भाकर ने भी ट्वीट कर कहा कि अगर सरकार ने ओबीसी वर्ग के हित में जल्दी फैसला नहीं लिया तो आने वाले समय में सरकार और पार्टी के खिलाफ प्रदेश में जो माहौल बनेगा उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी आप खुद होंगे। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है अगर सरकार ने ओबीसी वर्ग के हित में फैसला नहीं लिया तो उसके जिम्मेदार आने वाले वक्त में आप खुद होंगे मुख्यमंत्री जी, और मेरे पद से पहले प्रदेश के युवाओं को उनका हक दिलवाना प्राथमिकता है। तो जाहिर तौर पे विद्रोह के स्वर उठने लगे हैं राजस्थान में, गहलोत की मुश्किलें बढ़ती रही। इधर दिल्ली के कथित शराब घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है, यह आरोप लगाया गया है। ईडी द्वारा गिरफ्तार शरत रेड्डी की रिमांड कॉपी से यह खुलासा हुआ है। आरोपियों ने 140 के करीब फोन डिस्ट्रॉय किए ताकि सबूत मिटाए जा सकें। शरत रेड्डी और पकड़े गए अन्य आरोपी विनय बाबू को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा था। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे लेकर खुलासे किए और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को घेरा। आप सोच के देखिए, मनीष सिसोदिया जी और उनके जो मित्रगण हैं, मनीष सिसोदिया जी की जो टोली थी, जिस टोली ने मिल करके ये एक घोटाला, शराब घोटाला, दारू घोटाला, एक्साइज पॉलिसी का घोटाला किया, जब इस पे जांच बैठाई गई तो डिजिटल एविडेंस छुपाने के लिए 140 मोबाइल फोन बर्बाद किए गए। 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। सबसे बड़ा विषय जो इस रिमांड लेटर में है और जो आज मीडिया ने उछाला है, अखबारों की सुर्खियां जो बनी है, इस पूरे विषय में घोटाले के कारण जिस प्रकार का अनड्यू फेवर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अपने यारों को पहुंचाया, एडवांस पेमेंट किया गया। 2 बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल 2 बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी इस घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता में आई तो कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। देखते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। केजरीवाल की 10 गारंटी, एमसीडी चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र। चुनावी वादों के साथ दावे भी कि एमसीडी चुनाव आप जीतेगी, बीजेपी 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे। कहो तो मैं लिख के दे देता हूँ। आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। केजरीवाल की गारंटी या आपके घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में सत्ता में आई तो शहर साफ और सुंदर होगा, कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे, शासन भ्रष्टाचार मुक्त होगा, पार्किंग समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, आवारा जानवरों की समस्या का समाधान होगा, वर्ल्ड क्लास शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल बनेगा, पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा, हर कर्मचारी को समय पर तनख्वाह और कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, व्यापारियों को समस्याओं से निजात मिलेगी और रेहड़ी पटरी वालों के लिए बनेंगे वेंडिंग जोन। दिल्ली में जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे। कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा। और कूड़े के निस्तारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है। हम लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, पेरिस से बुलाएंगे, टोक्यो से बुलाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। ऐसा क्या है, नीयत होनी चाहिए, इनकी नीयत खराब है। एमसीडी पर बीते 15 सालों से बीजेपी का शासन है। बीजेपी केजरीवाल पर सवाल उठा रही है। जिन लोगों की खुद की आज वारंट चल रहे हैं, जिनके लिए आज करप्शन पे वारंट है, वो क्या गारंटी देंगे? जिन लोगों ने कहा हम सरकार में नहीं आएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, गारंटी देते हैं, वो अगले दिन पार्टी बना करके आए।
जिन लोगों ने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, उन लोगों ने गाड़ी खरीदी, आज सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने कहा हम सरकारी घर नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, उस गारंटी को उन्होंने पैरों तले रौंदा। जिन लोगों ने कहा हम भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे, उन लोगों ने उस गारंटी को तोड़ करके आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को स्थान दिया है दिल्ली में। आज कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट पार्टी बनके आम आदमी पार्टी उभरी है। अब इंतजार है बीजेपी के घोषणा पत्र का। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में एक बताने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो मुफ्त की योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन एमसीडी के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसमें जोर मुफ्त योजनाओं पर नहीं है बल्कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पर है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी करण पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में 2 बिल पास किए और 2 महत्वपूर्ण चुनावी वादे किए। पहला 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का बिल और पिछड़े वर्ग का आरक्षण में 13% की बढ़ोतरी करते हुए इसे सीधे 14 से 27% कर दिया। और हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया है, जिससे न्यायिक समीक्षा में ये ना फंसे। सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य कुछ इस तरह तैयारी कर झारखंड विधानसभा आए थे और जब बारी बारी से दोनों विधेयक पर बहस शुरू हुई तो विपक्ष ने जता दिया कि फिलहाल विरोध करने का जोखिम वो नहीं उठा सकती। मंत्रिमंडल खनन में कोई भी बिल आज देख रहे होंगे कि उनको बार बार इधर से उधर से पुर्जी लोग ला करके लोग बता रहे थे, तो इसे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जी कोई तैयारी नहीं किए हुए थे और वो बीजेपी ने तो विधायक दल के नेता चुन करके विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। वो जानबूझ करके मामला को लटका करके, क्योंकि उनको इस बात की चिंता है, वो जानते हैं कि अगर वो नेता अपोजिशन के उस पद पर वहां बैठ जाएंगे तो हेमंत सोरेन जी को तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगी। ना हम लोग इस सरकार का ना बिल खारिज होगा, ना यहाँ पर हमारे। बहस के दौरान हेमंत सोरेन के तेवर आक्रामक दिखे। सभी संशोधन का जवाब उन्होंने दिया और विपक्ष को याद दिलाया कि पूर्व में उन्होंने खुद इन विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का वादा किया था और उनकी अपनी कर्नाटक सरकार का ऐसा प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। मैं इसे पूरा स्थापित करता हूँ। यह प्रस्तापित हुआ जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ इन कानूनों को सुरक्षा कवच देने का हम लोगों ने मार्ग प्रशस्त किया है। अब ये केंद्र सरकार को इसका पूरा इस पर आखिरी निर्णय लेना है और इसे हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में भेजने का हम लोगों ने आज निर्णय लिया। पिछड़े वर्ग की जो एक जेन्युइन मांग है, सही मांग है कि भाई जैसे 27% आरक्षण अन्य जगहों पर मिलता है वैसे यहाँ भी मिलना चाहिए, तो उसका ठोस प्रावधान करने के बदले में इसको संविधान की 9वीं अनुसूची के हवाले कर दिया है, जो कभी होने वाला नहीं है। स्थानीयता का निर्धारण खतियान के आधार पर हो, हम लोग भी इसके समर्थक हैं। बिहार में भी 1982 में जो सर्कुलर निकला था उसने कहा था कि जिसका खतियान है उसको स्थानीय माना जाएगा और जिला स्तर पर स्थानीयता होगी। तो उसके आधार पर बाबूलाल जी ने 2002 में किया, न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। तो न्यायालय के जो निर्देश हैं, संकेत हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार एक अधिसूचना जारी कर देती तो इस अधिसूचना से ही सारी समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन सोरेन को मालूम है कि केंद्र सरकार उनकी न्यायिक प्रक्रिया से अपने दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को बचाने की रणनीति में शायद ही उनका साथ दे, इसलिए उन्होंने नया नारा दे दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आगे दिल्ली क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? मुहर लगवाएंगे। कैसे? जैसे बिल पारित किया वैसे नहीं, ये कहा जा रहा है कि आपका सरना कोर्ट। अरे दिल्ली में हमारे सांसद भी हैं, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की भी सांसद वहां है। ऐसा थोड़ी है वहां हम लोग खाली हाथ बैठे हैं।
अपने सहयोगियों की मदद से हेमंत सोरेन ने दोनों महत्वपूर्ण बिल तो पारित करा लिए, लेकिन अब बॉल केंद्र के पाले में है और जब तक वो इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के ऊपर अंतिम निर्णय नहीं लेती, ये मुद्दा झारखंड की राजनीति में गरमाया रहेगा। रांची से कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए आदित्य ठाकरे। महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस शिवसेना, महाविकास अघाड़ी के गठबंधन के बाद शिवसेना और कांग्रेस के रिश्ते अच्छे में। एनसीपी के बाद शिवसेना के नेता भी अब इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी जुड़े भारत जोड़ो यात्रा से। एक बार फिर ये संदेश कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच अब नजदीकियां बढ़ गई हैं। एक समय एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली दोनों पार्टियां 2019 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एकजुट हुई और तब से ही अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां साथ ही चल रही हैं। संविधान और लोकतंत्र के लिए चले हैं, संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। दो विचारधाराएं साथ में आ रही हैं। हमने महाविकास आघाड़ी जरूर देखा था। यही तो लोकतंत्र है कि दो अलग विचारधाराएं साथ आ सकती है और काम कर सकती है। राहुल गांधी की इस यात्रा में अब तक कई गैर कांग्रेसी नेता शामिल हुए हैं। कांग्रेस का लगातार कहना है कि जो कोई उनकी विचारधारा से ताल्लुक रखता है वे उसके साथ आ सकता है। महाराष्ट्र से बाहर गए प्रोजेक्ट्स पर राहुल गांधी भी सरकार को घेरते नजर आए। ये वो मुद्दा है जो अब तक आदित्य ठाकरे उठाते रहे हैं। जैसे आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स है ना, महाराष्ट्र से गायब हो रहे हैं। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गायब हो गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गायब हो गया, वैसे ही 15 लाख गायब हो गया, खत्म। आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी ऐसे समय में साथ आए हैं जब राज्य में नई सरकार की स्थापना हुई है। आने वाले दिनों में बीएमसी सहित कई महानगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें भी ये पार्टी साथ में लड़ सकती है। एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की, तब उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हुए गठबंधन को भी इसकी एक वजह बताई। लेकिन इसके बावजूद आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते नजर आ रहे हैं और इसके जरिए शिवसेना की ओर से ये बताने की कोशिश है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो बदल रही है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में रहकर वो अपने आप को बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के तौर पर बताने की कोशिश कर रही है। हिंगोली से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।